बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस, यानी कि जो हम लेबॉर्ट्री में रेजिस्टेंसेस यूज़ करते हैं वो रेजिस्टेंसेस किस तरह की होती हैं। हमने ये भी देखा और हमने ये भी देखा कि उनके रेजिस्टेंस को आप किस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद आपने रियोस्टेट को डिस्कस किया कि रियोस्टेट को आप एज अ वेरिएबल रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था थर्मिस्टर्स, उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, थर्मिस्टर को आप एज अ टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्मिस्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। थर्मिस्टर्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर्स हैविंग अ हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि थर्मिस्टर्स कोई ऐसे मटेरियल के बने हुए होते हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। अब आपको पता है कि जिन मटेरियल्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होगी, यानी इंक्रीज नहीं होगी, ये डिक्रीज होगी, क्योंकि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। जिन मटेरियल्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास दूसरी केस का मटेरियल है, यानी ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होगी। तो थर्मिस्टर्स की कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। ये जो थर्मिस्टर्स होते हैं दे आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर, यानी कुछ मटेरियल्स होंगे जो आगे लिखे हुए हैं उनको आपने हीट करना है बट अंडर हाई प्रेशर। अब वो मटेरियल्स कौन से होते हैं? सेमीकंडक्टर सिरेमिक मेड फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ मैंगानीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन एट्सेट्रा, यानी कि ये कोई सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स हैं जो कि मेटेलिक ऑक्साइड्स के मिक्सचर्स से बनाए जाते हैं। और वो मेटेलिक ऑक्साइड्स किन किन मेटल्स की हैं? वो मैंगानीज की हो सकती हैं, निकल, कोबाल्ट, आयरन वगैरह के हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब इन आपने ऑक्साइड्स को हीट करना है अंडर हाई प्रेशर, देन आपने इसको क्या करना है, देन प्रेस्ड इनटू डिजायर्ड शेप्स एंड देन बेक्ड एट हाई टेम्परेचर। इनको फिर आप डिज़ायर शेप में प्रेस कर लेते हैं, यानी जिस भी शेप का आपको चाहिए। नेक्स्ट आप शेप्स भी देखेंगे किस किस शेप के थर्मिस्टर होते हैं। और फिर आपने उसके बाद क्या करना होता है, शेप्स बनाने के बाद इनको हाई टेम्परेचर पे बेक करना होता है, जिससे थर्मिस्टर जो है वो तैयार हो जाता है। अब थर्मिस्टर्स जो होते हैं वो बीड्स की शेप में भी हो सकते हैं, रॉड्स की शेप में भी हो सकते हैं और वॉशर्स की शेप में भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, थर्मिस्टर का हमारे पास एडवांटेज क्या है? जैसा कि इसकी डेफिनेशन में ही हमने देख लिया था कि थर्मिस्टर को हम एज अ टेम्परेचर सेंसर यूज़ करेंगे। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये जो है स्पेशली नियर 10 केल्विन का टेम्परेचर जो है ये उनको भी सेंस कर सकते हैं। अब 10 केल्विन का टेम्परेचर बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर है, जिसको वैसे तो ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसको सेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये जो थर्मिस्टर है हमारे पास, इसको हम इस डिवाइस को हम इतने लो टेम्परेचर को सेंस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दे आर एक्यूरेट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर ड्यू टू देयर हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट स्पेशली नियर 10 केल्विन, ठीक हो गया। ये इसका एडवांटेज है। अब स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी? थर्मिस्टर की एप्लीकेशन भी यही होंगी कि हम इनको एज अ टेम्परेचर सेंसर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं आपकी थर्मिस्टर की वो ये हैं: थर्मिस्टर्स आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर्स, दैट इज दे कन्वर्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। तो ये किस तरह आप थर्मिस्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं? जितना ज़्यादा किसी भी सिस्टम के अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा, ये उस टेम्परेचर चेंज को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एक थर्मिस्टर को। अच्छा जी, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज के ही लेक्चर का वो है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है ये भी आप सीखेंगे इस टॉपिक में, और पावर डिसिपेशन जो होती है रेजिस्टर्स के अक्रॉस वो भी सीखेंगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है उसकी डेफिनेशन आप देख लें। द रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि
कितने टाइम के लिए बैटरी कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैटरी जो है वो 1 घंटे के लिए 30 वाट पावर सप्लाई कर रही है तो उसकी इलेक्ट्रिकल पावर को हम क्या बोलेंगे, ये है 30 वाट। ठीक हो गया, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए कितनी पावर सप्लाई हो रही है उसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। अब स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पावर सप्लाई की जाती है या बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है तो वो क्या होता है कि वो जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की है वो हीट में कन्वर्ट होती जाती है। वो किस तरह से होता है वो हम देख लेते हैं। ये हमने एक सर्किट बनाया हुआ है, इस सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ है R। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने एक बैटरी जिसका वोल्टेज V होगा या उसको आप E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपने उसको एक ख़ास पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। ये इसका सिरा है A, ये सर्किट का सिरा है B, यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ और यहाँ कितना पोटेंशियल मेंटेन किया हुआ आपने V। ठीक हो गया। When current passes through a resistor, it gets heated up due to collisions of free electrons with the atoms of conductor. स्टूडेंट्स, ये आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी सीख चुके हैं कि जब भी किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा तो वो करंट क्यों फ्लो होगा, ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री चार्जेस। अब मेटल्स के अंदर क्या होता है, फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब भी किसी भी मटेरियल के एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। वैसे भी आपको पता है जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं या रगड़ खाती हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो इसी तरह जब भी किसी सर्किट में से करंट पास करेगी या किसी रेजिस्टर में से तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के कोलिजन्स की वजह से हीट एनर्जी जो है या वो जो रेजिस्टर है वो हीट अप हो जाएगा। So the potential difference applied across the ends of conductor is dissipated in the form of heat energy. तो आपने यहाँ पे जो पोटेंशियल सप्लाई किया हुआ है इस रेजिस्टर को, ये क्या करेगा, इस रेजिस्टर के अंदर प्रोड्यूस होने वाली हीट एनर्जी को ओवरकम करने के लिए यूज़ हो रहा होगा। यानी कि ये डिसिपेट का मतलब होता है ज़ाया होना। ठीक हो गया, यानी कि ये जो वोल्टेज है ये किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया, ये तो हमने देख लिया कि जब भी किसी रेजिस्टर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना है तो वो डिसिपेट भी होगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अब आपने उस हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर, यानी कि किसी रेजिस्टर के अंदर कितनी पावर डिसिपेट होगी उसका आपने एक्सप्रेशन निकालना है। बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज डेल्टा क्यू अप थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय। अब आपको पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी क्या डेफिनेशन थी कि अगर आप किसी एक चार्ज को किसी ख़ास पोटेंशियल के अक्रॉस मूव करवा रहे थे तो उसको मूव करवाने में जो आपने वर्क डन किया उस वर्क डन की जो है एक्सप्रेशन वो क्या होगी स्टूडेंट्स, उस वर्क डन की एक्सप्रेशन होगी डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा Q इंटू V। यहाँ से आपको पता है पोटेंशियल वाले लेक्चर में आपने ये भी सीखा था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। अगर इसको एडजस्ट करें तो वर्क इज इक्वल टू V डेल्टा Q के इक्वल होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो बाय द अब हमने इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन देखनी है। बाय द डेफिनेशन ऑफ पावर इट इज़ द रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी, इलेक्ट्रिकल पावर होगी एनर्जी सप्लाइड ओवर टाइम टेकन। मैथमेटिकली अगर आप इसको देखें तो पावर विल बी इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स जो एनर्जी है वो वर्क के इक्वल होती है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक हो गया, तो एनर्जी वर्क के इक्वल है और वर्क किसके इक्वल है, डेल्टा Q इंटू V। तो अब यहाँ पे आपने इस एनर्जी की जगह वर्क की जो थी मैथमेटिकल फॉर्म वो आप पुट करेंगे डेल्टा Q इंटू V ओवर डेल्टा T। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ गया। अब अगर इसको एडजस्ट करके लिखें तो ये लिखा जाएगा V इंटू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। ठीक हो गया, अब आपको पता है जो करंट है वो क्या होती है, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। तो इस फॉर्मूला के अंदर आप क्या पुट कर दें, आप करंट पुट कर दें, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T की जगह आप पुट कर दें करंट।
तो ये जो फॉर्मूला है P किसके इक्वल हो जाएगा, V इंटू आई, यानी V वोल्टेज के लिए और I फॉर करंट। तो ये जनरल फार्मूला है पावर डिसिपेशन का, कि किसी भी सर्किट के अंदर जो पावर सप्लाई करेंगे आप, जो पावर डिसिपेट होगी वो किसके इक्वल होगी, V क्रॉस I के इक्वल होगी। तो अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा पावर सप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी। तो इसका मतलब है पावर सप्लाइड इज इक्वल टू होगी पावर डिसिपेशन। तो अगर इसको मैं ये कहूँ कि ये पावर सप्लाई थी तो पावर डिसिपेशन भी बिल्कुल यही फार्मूला हो। ठीक हो गया, ये इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इस तरह से हो गया। अब हमने देखना है कि अगर जनरल फार्मूला है पावर का V क्रॉस I, तो सीरीज सर्किट में और पैरेलल सर्किट में क्या होगा। अगर आपने रेजिस्टर जो है सीरीज़ में लगाए हों तो आपको पता है रेजिस्टर जब सीरीज़ में लगाए हों तो हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम रहता है। करंट सेम होता है सीरीज़ में और पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में। जब आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा देंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अब सीरीज़ का केस देख लेते हैं। सीरीज़ में क्या होगा, सीरीज़ में करंट सेम होगी, वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर, ये बाय ओहम्स लॉ आपने पुट करना है। चूँकि करंट सेम है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और पावर का क्या फार्मूला था, P इज इक्वल टू V क्रॉस I, तो इस V की जगह आप आई आर पुट कर दें। P इज इक्वल टू V की जगह आई आर पुट किया, आई आर इंटू आई, तो ये दोनों आई मिलके आई स्क्वायर इंटू आर हो गया। तो फॉर सीरीज सर्किट आप पावर का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल में लगी हों तो क्या होगा, तो वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। तो आप ओहम्स लॉ को इस तरह एडजस्ट कर लेंगे, I इज इक्वल टू V ओवर R। करंट डिफरेंट होता है इसलिए करंट को ऐसे रखेंगे और वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है इसलिए आप वोल्टेज को यूँ रखेंगे, V ओवर R करें। अब इस फार्मूला के अंदर आप करंट की वैल्यू पुट करेंगे, यानी V ऐसे ही रहेगा, इधर V ओवर R पुट किया यहाँ, ठीक हो गया। तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R के इक्वल हो जाएगी। तो पैरेलल सर्किट के लिए आप पावर का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब पावर का यूनिट क्या होता है जी, वाट होता है। ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके हैं। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू VI के अकॉर्डिंग अगर 1 वाट है तो 1 वाट किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर के इक्वल होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास एक सर्कल ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये सर्कल आप किस तरह बना सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इस तरह बना सकते हैं कि पहले आप एक बड़ा सर्कल बनाएंगे ये वाला, उसके बाद उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाएं ये वाला, फिर इस तरह इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दें और अंदर लिखें ये वोल्टेज के लिए है, ये करंट के लिए है, ये रेजिस्टेंस के लिए है और ये पावर के लिए है। अब हर ये जो सेक्शन है इसको मज़ीद 3 सेक्शन में डिवाइड कर दें। जैसे पावर वाले को 3 सेक्शन में डिवाइड किया, वोल्टेज वाले को भी 3 में किया, करंट वाले को भी 3 में किया और रेजिस्टेंस वाले को भी 3 में डिवाइड किया। ये इसलिए 3 में डिवाइड किया है कि इन सारी क्वांटिटीज़ के 3 फार्मूलाज आएंगे हमारे पास। तो हम साइड पे पावर के फार्मूलाज लिख लेते हैं। पावर के जो 3 फार्मूलाज होते हैं, पावर जनरल होती है V इंटू आई के इक्वल। सीरीज़ में पावर को हम लिखते हैं आई स्क्वायर आर और पैरेलल में लिखते हैं V स्क्वायर ओवर आर। और साथ ही जो ओहम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है। अब यहाँ से हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले पावर की वैल्यूज़ गिवन है, सॉरी हमें पता है तो हम पावर की लिखते हैं। ये पावर है, पावर की ये वैल्यू हो सकती है V इंटू आई, ये वैल्यू हो सकती है आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर ओवर आर भी हो सकती है। ठीक हो गया, पावर की तीनों वैल्यूज़ लिख ली हमने। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे वोल्टेज की वैल्यूज़। तो वोल्टेज की एक जो वैल्यू है बाय ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर हो सकती है। वोल्टेज की एक ये वैल्यू होगी। दूसरी वोल्टेज की कौन सी वैल्यू हो सकती है, वोल्टेज यहाँ पे है तो यहाँ से वोल्टेज की क्या वैल्यू निकलेगी, P ओवर आई, यहाँ पे ये लिख दी। तीसरी वोल्टेज की यहाँ से निकल सकती है स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर आप निकालें वोल्टेज की वैल्यू तो वोल्टेज इज इक्वल टू P इंटू आर का अंडर रूट आएगी। तो वोल्टेज की ये वाली 3rd वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब जो नेक्स्ट है करंट की वैल्यू, करंट की भी 3 वैल्यूज आएंगी। एक तो यहाँ से आएगी V ओवर आर, वो हमने यहाँ लिख दी V ओवर आर,
ठीक हो गया। फिर एक यहाँ से होगी करंट की वैल्यू P ओवर V, यहाँ पे लिख दी P ओवर V। थर्ड जो वैल्यू है करंट की वो यहाँ से निकलेगी, वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी P ओवर R का अंडर रूट इज इक्वल टू करंट। इस इक्वेशन को एडजस्ट करने से करंट की जो थर्ड वैल्यू आई है वो है P ओवर R का अंडर रूट। अब जो रेजिस्टेंस है उसकी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, एक तो ओहम्स लॉ से आएगी V ओवर I, ये लिख दी पहली वैल्यू रेजिस्टेंस की। दूसरी क्या होगी जी, यहाँ से निकाल लें, यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो इसको इधर ले जाएं, इसको यहाँ ले आएँ तो V स्क्वायर ओवर P के इक्वल होगी, ये हो गई। तीसरी रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होगी P ओवर I स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो है सर्कल कंप्लीट हुआ। हर जो आपके पास क्वांटिटी है पावर, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इनके लिए 3 फार्मूलाज हैं जो कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। तो आपको ये सर्कल जो है सारी क्वांटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी, अब आपने देख लिया इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द रेजिस्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। तो अब आपने देखना है कि इलेक्ट्रिक पावर और इसके यूनिट्स जो हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन ये क्या है, यानी कि घरों में जो हम इलेक्ट्रिकल पावर्स कंज्यूम कर रहे हैं इसके यूनिट्स हम कौन से यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखा कि पावर क्या होती है, वर्क पर यूनिट टाइम होती है, और वर्क को एनर्जी के इक्वल पुट कर सकते हैं, E ओवर डेल्टा T हो गया। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर E ऐसे ही रहने दूँ तो P किसके E किसके इक्वल होगा, E को इधर ही रहने दूँ, ये इधर ले जाऊँ तो P क्रॉस डेल्टा T हो जाएगा। ये जो E है ये हीट एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम हो रहा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं हीट एनर्जी यानी H के इक्वल P क्रॉस T। अब P क्या है, I स्क्वायर R के इक्वल है, I स्क्वायर R T, यानी कि यहाँ से हीट जो है आपके पास आ गया I स्क्वायर R T। ये हमने करंट के जो हीटिंग इफेक्ट है उसमें भी हमने पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट को हमने जब देखना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, हीट जो प्रोड्यूस हुई है, करंट कितनी गुजर रही है सर्किट में से, और सर्किट के अंदर कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मौजूद है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और रेजिस्टेंस के। अब इस फार्मूला यानी इस फार्मूला को एनर्जी इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू P क्रॉस T इधर ले आए। आपको पता है एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल, पावर का यूनिट होता है वाट, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो जाउल किसके इक्वल होगा, वाट सेकंड के। अब स्टूडेंट्स घरों में वाट सेकंड में पावर यूज़ नहीं हो रही होती, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रही होती है, यानी कि किलो वाट की फॉर्म में, ये किलो वाट में पावर यूज़ हो रही होती है, और सेकंड्स के लिए यानी घंटों के लिए पावर यूज़ हो रही होती है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड के बजाय आवर लिखेंगे और वाट के बजाय किलो वाट लिखेंगे। अब इसको अगर इस यूनिट को हम खोलें तो किलो का मतलब होता है 1000, वाट साथ एज इट इज़, और आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। वैल्यूज़ पुट कर दी, इसको एडजस्ट किया तो ये इस तरह से आ जाएगा, साथ में आ गया यूनिट वाट सेकेंड। इसका जो है पॉइंट हमने लगाया तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल। तो 10⁻⁶ क्या होती है, मेगा, यानी कि 3.6 मेगा जाउल किसके इक्वल होगी, 1 किलो वाट आवर के। तो ये जो घरों में हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है ये यूज़ होती है, उसके लिए जो यूनिट्स हमारे पास यूज़ होते हैं वो ये यूनिट्स होते हैं, यानी कि 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल होगा, 3.6 मेगा जाउल के इक्वल होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने जो स्टार्ट किया आज के लेक्चर में वो तो हमने थर्मिस्टर से स्टार्ट किया कि थर्मिस्टर को हम एज अ टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर सकते हैं। थर्मिस्टर हाईली नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले मटेरियल से मिलके बने होते हैं, इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं, और इसका एडवांटेज क्या है कि ये 10 केल्विन से करीब का जो टेम्परेचर होता है उसको भी मेजर कर सकते हैं। और एप्लीकेशन क्या है इसकी कि ये जो है टेम्परेचर चेंज को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमने देखा जी इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर। इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन भी देख ली और पावर किस तरह डिसिपेट होती है वो भी देख ली। पावर का जो जनरल फार्मूला हमने निकाला वो था P इज इक्वल टू V क्रॉस I। ठीक हो गया। अब इसको हमने नेक्स्ट में सीरीज़ में भी देख लिया और इसको हमने पैरेलल में भी देख लिया।
सीरीज़ में हम स्टूडेंट्स जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये होगा P = I² R, और जो पैरेलल में आप यूज़ करेंगे वो होगा V²/R। ठीक हो गया। पावर का यूनिट होता है वाट। 1 वाट इक्वल होगा 1 वोल्ट × 1 एम्पेयर। उसके बाद हमने एक सर्कल ऑफ इंफॉर्मेशन देखा जिसमें 4 क्वांटिटीज़ थी, वोल्टेज, करंट, पावर और रेजिस्टर। इन चारों के 3 फार्मूलाज भी हमने देख लिए। ये 4 बेसिक फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए जिससे आप खुद भी ये सर्कल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, और घरों में जो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है पावर की, उसके लिए क्या यूनिट्स यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स ये MCQs में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 kWh किसके इक्वल है, 3.6 मेगा जूल के इक्वल है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर।